हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 12 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन इन SOP एंड POS फॉर्म यूजिंग के मैप, ऑल्सो ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम, ठीक है। तो इसमें डायग्राम वगैरह बनाना था ना, और के मैप का यूज़ करना था, इसलिए मैं इसे कॉपी में बता रहा हूँ। बाकी सब तो जैसे मैं अब तक बताते आ रहा था वैसे ही करूँगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग को क्या दिया है ना, सिंपल एक बुलियन फंक्शन दिया हुआ है और इसको बोल रहा है हम लोग को SOP और POS फॉर्म में करने के लिए के मैप का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया हुआ है एफ, ये फंक्शन दिया हुआ है हम लोग को ABCD है जिसके अंदर, और उसके अंदर वैल्यू क्या है 0 2 8 9 10 11 14 एंड 15, ठीक है। तो इसको हम लोगों को SOP और POS फॉर्म में करना है के मैप का यूज़ करके। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले SOP का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। SOP सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अब देखिए के मैप का यूज़ करके अगर आप बिल्कुल बेसिक कुछ भी नहीं जानते हो, ठीक है, तो भी मैं उसी ढंग से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर कुछ भी नहीं जानते हो तो मैं जितना बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप पूरा चीज़ जानना चाहोगे तो उसके लिए तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, लेकिन आप पूरा नहीं पढ़े हो तो फिर मैं जितना बता रहा हूँ उतना पे ध्यान दीजिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए के मैप बनाना है और हम लोग को कितना वैल्यू दिया हुआ है इसमें, देखिए फंक्शन में 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 वैल्यू दिया है, तो इसमें कितने वैल्यू आएंगे, मतलब कितना बनेगा के मैप का साइज़ क्या होगा, तो 2 का पावर 4 यानी कि 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 साइज़ का हम लोगों का के मैप बनेगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सिंपल ये 16 मतलब ये देखिए ऐसे कर दिए, और ये हम लोगों का 16 साइज़ का बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 16। अब देखिए मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ बाकी चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा। अब हम लोग को बनाना है ABCD, ठीक है। तो आपको दो दो का सेट बना के करना होगा। तो आप AB को यहाँ ऊपर लिख दीजिए और CD को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। के मैप ऐसे ही बनेगा, ये के मैप बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखिए ये ऊपर AB लिख दिए, यहाँ CD लिख दिए, आप कहीं पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे AB यहाँ पे CD लिख सकते हो, ओके। अब देखिए इसका नंबरिंग करना होगा सब में। तो ये जितना भी हम लोग सेट बनाएं, जितना भी रो कॉलम है उन सबका नंबरिंग करेंगे। तो कैसे होता है, तो सबसे पहले आएगा 0 0, उसके बाद आएगा 0 1, उसके बाद आएगा 1 1 और उसके बाद आएगा 1 0, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर आप लोग बेसिक अगर जानते होंगे तो आप लोग को पता होगा कैसे हम लोग नंबरिंग करते हैं, है ना। 2 वैल्यू दिया रहता है ABC, तो 0 0 है ना, 0 0 1 1 0 1 0 1 इस तरह से करते हैं ना, फिर एंड और गेट निकालते हैं हमेशा। तो वही चीज़ है। तो इसमें देख रहे कैसे नंबरिंग है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। लेकिन अब यहाँ देखिए क्या है, 0 0 0 1 1 1 और 1 0 है। लेकिन यहाँ पे देखिए 0 0, ये देखिए 1 0 1 1 है, लेकिन हम लोग में क्या है 1 1 उसके बाद 1 0 है, यानी कि ये दोनों ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है। जब आप मैप ये बनाओगे तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, पहले आएगा 0 0, फिर आएगा 0 1, फिर आएगा 1 0 यहाँ पे, और उसके बाद आएगा 1 1 यहाँ पे। सेम विथ इधर, ठीक है। पहले आएगा 0 0, फिर आएगा 0 1, फिर आएगा 1 1 और फिर आएगा 1 0, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग SOP फाइंड करते हैं, ध्यान रखिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए कोई वैल्यू है ए दिया है, तो ए जो रहेगा उसको 1 से डिनोट, मतलब 1 को क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, X Y B C D कुछ भी। तो जो ए रहेगा 1 रहेगा तो उसको नॉर्मल ए लिखेंगे, और अगर वो 0 रहेगा तो उसका ए डैश कर देंगे या फिर ए बार कर देंगे, ठीक है। ए बार बोलिए, ए डैश बोलिए, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इस तरह से, ए के ऊपर बार, ओके। तो ये होता है, ध्यान रखिएगा, 1 रहेगा तो नॉर्मल ए, और अगर 0 रहेगा तो बार, ठीक है, ए का बार, बी का बार, या जितना भी जो भी है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग का है 0 0, ये बना लिए, नंबरिंग कर लिए, सब कर लिए। अब देखिए ये सब जो होता है ना, ईच रो, ये जितने भी हैं इन सब का भी नंबरिंग करना होगा, मतलब इन सब का भी वैल्यू देना होगा कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला रो को करेंगे 0 1, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए ये नंबरिंग है, ये कौन सा सेल है, अगर मैं पूछूंगा तो ये कौन सा है, 0 सेल, इस तरह से ध्यान रखना है। तो ये हो गया 0, ये 1, और देखिए 2 यहाँ लिखे और 3 यहाँ लिखे हैं। आप समझ गए क्यों, क्योंकि देखिए नंबरिंग हम लोग जब ये कर रहे थे तो 0 0 1, फिर देखो 1 0, फिर 1 1 इस तरह से। तो इसके अंदर नंबरिंग जो करेंगे वो भी इसी तरह से होगा, 0 1 2 3, ओके। उसके बाद 4 5 6 यहाँ, 7 यहाँ। अब देखिए 8 यहाँ आ गया, 8 तो यहाँ होना चाहिए था, नहीं। देखिए फिर से यहाँ पे क्या है, 1 1 1 और 1 0 है, तो इसमें भी तो ऊपर नीचे है ना। तो हम लोग को 1 0 को पहले ध्यान रखना होगा, इसलिए 7 जब यहाँ किए तो 8 आएगा हम लोग का नीचे, 8 9 10 11 और उसके बाद फिर 1 1, तो 12 13 14 एंड 15, समझे। तो इस तरह से नंबरिंग होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7
इस लाइन में नहीं, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सबका हम लोग नंबरिंग कर दिए। तो देखिए अब यहाँ पे जो हम लोग को नंबरिंग दिया है ना ये सब, अब हम लोग को इसमें वैल्यू पुट करना है। ओके, तो यहाँ देखिए हम लोग को जो जो वैल्यू दिया है, मतलब जिस जिस प्लेस पे है उन सब पे 1 को पुट करेंगे। ठीक है, SOP बना रहे इसलिए सब जगह पे 1 पुट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। SOP बना रहे तो 1 होगा। तो देखिए 0 वाले प्लेस पे 1 कर दो, तो 0 वाले प्लेस पे 1 कर दिए, फिर 2 वाले प्लेस पे 1 कर दो, कर दिए। 8 वाले प्लेस पे कर दो 1 कर दिए, 9 पे कर दो, 10 पे कर दो, 10 का यहाँ है, 11 पे कर दो, 11 पे, फिर 14 पे कर दो, 15 पे कर दो, 14 यहाँ है, 15 यहाँ है, यहाँ पे सब जगह 1 1 कर दिए। बाकी सब जगह क्या है तो 0 है। ओके, 0 0 0 0 इस तरह से मान लीजिए सब जगह 0 0 है। अभी मैं 0 0 लिख नहीं रहा हूँ, उससे और ये हो जाएगा। हम लोग को सिर्फ ध्यान देना है 1 पे, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। आप लिख दीजिएगा अगर लिखना होगा तो, सब जगह 0 बाकी। ओके, अब देखिए यहाँ पे जितना 1 1 हो गया हम लोग का। अब हम लोग को इसको सेट बनाना है। ठीक है, एकदम जितने भी 1 है ना, सबसे पहले देखिए हम लोग का सेट किस तरह से बनेगा। पहले 16 का बन सकता है, याद देखिए सेट मतलब कि ग्रुप बनाएंगे। तो 1 का ग्रुप आप 16 का बना सकते हो, या फिर 8 का बनाइए, या फिर 4 का बनाइए, या फिर 2 का बनाइए, या फिर 1 का भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 3 का ग्रुप बना दिए, 5 का ग्रुप बना दिया, ऐसा नहीं, सिर्फ ऐसे बनेगा। 2 का बनाइए, 4 का बनाइए, 8 का बनाइए, 16 का बनाइए, इस तरह से बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए हम लोग को सबसे पहले, ये 16 तक तो नहीं चाहता है, मैक्सिमम 8 ही तक रहता है। तो हम लोग को सबसे पहले 8 का ग्रुप बनाना है। तो देखते हैं कि क्या 1 का 8 का ग्रुप बन सकता है। और देखिए ग्रुप बनाना मतलब कैसे, आप रो वाइज बना सकते हो ऐसे ग्रुप। ठीक है, ऐसे कॉलम वाइज बना सकते हो, डायगनल नहीं बना सकते। ऐसे नहीं कि पता चला डायगनल बना रहे हो, ये नहीं बना सकते हो। और भी बहुत सारे, तो मान लीजिए ऐसे कोई वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो। देखिए ऐसे 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 और ऐसे। तो इस तरह से आपने क्या किया है, इन चारों का एक सेट बना दिया है। अगर हम लोग मान लीजिए इसको ऐसे एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, तो ये चारों आ जाएगा ना एक साथ। तो इसलिए हम लोग जो कॉर्नर में रहते हैं उसको 4 सेट में ऐसे बना सकते हैं, समझे, इस तरह से। तो ये सब हो गया एक सेट। ठीक है, अब मान लीजिए कोई और ऐसे वैल्यू है, तो यहाँ है 1 1 1, तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे भी 1 था, तो अब देखिए ये बना लिए। तो अब ऐसे करके भी हम लोग इसका ये 2 का सेट बना सकते हैं। ओके, मतलब ये सॉरी मान लीजिए यहाँ पे 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसे बना सकते हैं, समझे। तो ये 2 का भी बना सकते हैं हम लोग। इसके अंदर हम लोग डबल यूज़ कर सकते हैं 1 का। मान लीजिए यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी 1 का यूज़ हो रहा है और इसमें भी 1 का यूज़ हो रहा है, तो वो हम लोग सेट बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं इसका। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले सबसे लंब मतलब जो ज़्यादा बन सकता है, एकदम मैक्स वाला लेके चलना है। तो हम लोग पहले 8 का देखते हैं, तो 8 का बन पाएगा? तो नहीं भाई, 8 का तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो फिर 4 पे देखते हैं, 4 का बन पा रहा है? देखिए 4 का बन पा रहा है, कौन सा, ये वाला, वेरी गुड, 4 का ये वाला तो बन पा रहा है। चलो, तो हम लोगों ने ये बना दिया है 4 का 1। ओके, और कोई 4 का बन रहा है? ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया था। यस, ये सब कॉर्नर वाला देखिए, ये और ये चारों 1 बना रहा है, समझे। और यहाँ पे ये बना रहा है 4। ठीक है, अब देखिए और कितना बच गया, तो ये 2 बच गया है। तो देखिए आपको चाहोगे तो आप ऐसे 2 का सेट बना सकते हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। जितना मैक्स बन सकता है, अगर 4 का बन रहा है तो 4 का ही बनाइए। तो इसलिए हम लोग इसको सेपरेटली 2 का नहीं बनाएंगे। देखिए अगर हम लोग इन सब चारों को मिला दें तो भी तो बन जाएगा ना 4 का सेट। तो हम लोग इन चारों का मिला के एक सेट बना देंगे, समझे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 3 बना दिए हैं, 4 4 का 1, और ये पूरा 2, और ये 1 3। तो हम लोग का 3 बन चुका है। तो अब देखिए हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग ये जो कॉर्नर वाला है ना, इसमें वैल्यू को निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे ना, ये सब जो हम लोग सेट बनाए हैं, ये पहला वाला, इसको मान लीजिए ये फर्स्ट सेट है, ये कॉर्नर वाला जो ये फर्स्ट है। इस तरह से हम लोग देख के चलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इन सब में कॉमन क्या है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 0 0 है, आप इसको 0 0 लिखिए, या फिर आप कैसे लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया था, 0 मतलब A डैश। तो यहाँ पे अगर हम लोग का A B है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये A डैश B डैश हो जाएगा, है कि नहीं, 0 0 मतलब। और यहाँ पे 0 1, 0 1 का मतलब क्या हुआ, A डैश, A की जगह पे 0 है तो 0, और B के साथ 1 है तो सिंपल B। और यहाँ पे A B है, 1 1 है तो A B हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, A सिंपल B डैश। ठीक है, समझ गए होंगे ये, बस इसका ध्यान रखना है। बाकी इधर भी C डैश के लिए वही, C D के लिए तो C डैश D डैश, उसके बाद क्या है 0 1, यानी कि C डैश और D नॉर्मल, उसके बाद 1 1 तो C D नॉर्मल, और उसके बाद 1 0 यानी कि C नॉर्मल D के साथ डैश। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सबका वैल्यू बना दिया। तो आप ऐसे 0 0 0 1 ऐसे लिखिए, या फिर A डैश B डैश A डैश B ऐसे लिखिए। ठीक है, आपके ऊपर है, आप कैसे भी लिख सकते हैं इन दोनों में से। तो यहाँ देखिए, अब
देखिए ये चीज़ ना ए डैश बी डैश को लिखने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है याद करने में, इससे अच्छा ये सिंपल वाला है 0 0 0 1। तो फिर लास्ट में अपने हिसाब से ये तो पता ही रहेगा हम लोग को ए डैश बी डैश, तो ये करना ज़्यादा ईजी होता है, इसलिए मैं नंबरिंग करता हूँ। आप कैसे भी कर सकते हो, मैं आपको सब बता दिया। तो अब देखिए पहला सेट बना रहे, अब इसमें हम लोग ना कॉमन ढूंढेंगे। तो देखिए ये जो हम लोग का ये तो चारों पे गया है, तो हम लोग को ये तो एकदम सेपरेट है, तो हम लोग इन चारों में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस रो को देखते हैं और फिर सबको, ठीक है। तो इन सब में देखिए ये पहले वाले इन 2 1 को पकड़िए, उसके बाद देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पे देखिए सी डैश डी डैश इसमें इधर है और इधर भी है सी डैश डी डैश। इस रो में सी डैश डी डैश कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है ना, क्योंकि इसी रो का है। अब देखिए इस साइड से कॉलम वाइज देखिए तो क्या डैश है, ए डैश बी डैश है और इसमें क्या है ए बी डैश। तो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, हाँ देखिए बी डैश इसका इसके लिए भी है और बी डैश इसके लिए भी है, यानी कि सी डैश डी डैश और बी डैश इस लाइन के लिए कॉमन है। लेकिन हमको क्या देखना है, चारों के लिए देखना है। तो अगर हम लोग चारों में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए सी डैश डी डैश है, इसमें क्या है सी डी डैश, यानी कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ओनली डी डैश कॉमन है। और फिर इस दोनों में देखेंगे तो इन चारों में देखेंगे तो क्या कॉमन है, ए डैश बी डैश है, इसमें भी है और इसमें भी है, और इसमें क्या है ए बी डैश, इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो बी डैश है, ठीक है। तो अगर हम लोग ओवरऑल निकालेंगे तो इन चारों देखिए इधर रो वाइज देखने कॉलम वाइज देखने के लिए तो इनमें और इनमें क्या कॉमन है, इन चारों में, मतलब ये वन ये वन ये और ये वन के रो वाइज देखेंगे तो क्या कॉमन है, ए डैश है बी डैश है और इसमें ए और बी डैश है। तो कॉमन क्या निकला है, सिर्फ बी डैश, तो इसलिए बी डैश हो जाएगा रो वाइज। और कॉलम वाइज इसमें और इसमें चारों में क्या कॉमन है, तो देखिए सी डैश डी डैश है और इसमें सी और डी डैश है, तो कॉमन क्या है, सिर्फ डी डैश। तो इसलिए जो कॉमन है वही लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए बी डैश डी डैश हो गया, ओके। देखिए अब नाम है सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट का सम, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों का ये जो है ये सब प्रोडक्ट में है, यानी कि ये बी और डी डैश प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में, और इनका सम यानी कि बीच में प्लस का साइन होगा। तो देखिए बी डैश डी डैश हो गया प्लस, अब देखिए दूसरा वाला ले लीजिए। तो चलिए इसको ले लेते हैं, ये वाला जो है हम लोग का ये जो बनाए ये हो गया हम लोग का सेकंड वाला। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। तो देखिए रो वाइज पहले चेक कीजिए, तो रो वाइज इन चारों में कुछ कॉमन है क्या, सब पे देखना है एकदम अंत तक, ये पूरा जो सेट बना है इसमें देखना है कि ये चारों में क्या चीज़ कॉमन है। तो यहाँ देखिए ए डैश बी डैश है, ए डैश बी है, फिर ए बी है, ए और बी डैश है, यानी कि इसमें चारों में कुछ कॉमन है ही नहीं। देखिए इसमें ए डैश है तो इसमें ए डैश नहीं, मतलब ए डैश नहीं है, तो मतलब ए डैश तो कॉमन नहीं निकला। इसमें बी है तो देखिए यहाँ पे बी डैश बी नहीं है, यहाँ पे बी डैश है, तो कॉमन नहीं है इन चारों में, समझ रहे। तो इसलिए इधर से तो नहीं हुआ भाई, रो वाइज मतलब कॉलम वाइज तो नहीं हुआ। रो में देखते हैं ये चारों एक इसमें है और ये चारों के लिए कॉमन क्या है, तो सिर्फ ये है सी और डी डैश, है ना। तो सी डी डैश ये पूरे के लिए है, तो मतलब कॉमन क्या निकला, मतलब ये, तो सी और डी डैश निकला। फिर बीच में प्लस, ओके प्लस हो गया। अब ये थर्ड वाला जो है हम लोग इसको थर्ड मान लेते हैं। तो इसमें अभी इन चारों में देखना है कि क्या कॉमन है। तो इसको फिर से यही रो वाइज देखते हैं, मतलब यहाँ से देखते हैं तो कॉलम वाइज, तो इन दोनों में ये है चारों हम लोग का सेट। तो ये इसमें क्या कॉमन है, ए बी है इसके लिए, और यहाँ पे ए और बी डैश है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो ए है, तो ए हो गया। और यहीं पे इधर से देखेंगे तो सी डी में देखेंगे तो क्या कॉमन है, एक के लिए है सी डी और एक में है सी डी डैश, है ना। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, क्योंकि डी और डी डैश तो चेंज हो रहा है, तो सी कॉमन है। तो इधर से ए कॉमन निकला, इधर से सी कॉमन निकला, तो ये हो गया ए सी, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, तो बस यही हम लोग का बन गया, ठीक है। ये हम लोग का एसओपी बन गया, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये ठीक है। अब देखिए बोल रहा है इसका लॉजिक सर्किट भी, लॉजिक डायग्राम भी बनाने के लिए। तो लॉजिक डायग्राम भी बहुत सिंपल है, ये आप लोग को पहले से भी आता ही होगा वैसे। तो देखिए लॉजिक डायग्राम, ये जो मिला है ना हम लोग को आंसर, इसी का लॉजिक डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, यहाँ पे जब डॉट रहेगा, मतलब जब डॉट कर रहे हैं तो उसके लिए एंड का यूज़ होता है, ओके, मतलब ये वाला साइन एंड वाला। और अगर जब क्या बोलते हैं प्लस रहता है उसके लिए और का साइन होता है। आप लोगों को ये सब पता होगा, और एंड क्या होता है, और इस तरह से दिखाया जाता है ना। तो आप समझ गए होंगे, प्लस तो और मल्टीप्लाई तो एंड। अब इतना पता चल चुका है, ये लॉजिक जो है डायग्राम आप खुद ही बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या क्या वैल्यू चाहिए, ए बी सी डी, ठीक है, 4 वेरिएबल है, मतलब इसमें यहाँ पे हम लोग को उससे ही बनाना है। तो हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल अपना दिमाग भी लगा सकते हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए बी सी डी, या फिर अपने हिसाब से सोच सकते हो। तो मैंने देखा है कि देखिए ए और सी का तो साथ में बन रहा है पेयर, तो हम लोग अगर उसको ए और सी को साथ में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है ना। फिर देखिए ये जो बी और डी है इसका साथ में बन रहा है, तो मैंने बी और डी को एक साथ रखा है, और सी और डी का भी बन रहा है, देखिए सी और डी का बन रहा है, तो मैंने इसलिए सी के साथ नीचे डी कर दिया ताकि जब मैं बनाऊँ तो वो आसानी से बन जाए।
और डी और बी का बन रहा है तो मैंने डी और बी को भी एक साथ लिख दिया है, समझे। तो ये अपने हिसाब से दिमाग लगा के कर सकते हो। तो अब देखिए ए और सी का बन रहा है, मतलब ए डॉट है, बीच में डॉट समझिए, तो ए डॉट है, तो ए और सी के बीच में बना रहे, तो ए गया सी गया, बीच में डॉट है तो क्या करेगा, एंड का साइन, ये एंड है हम लोग का, एंड का साइन पता है, ऐसे बना डी जैसा। अब देखिए इसको आगे बढ़ाए तो ए और सी का डॉट बन गया, समझे। तो ये लॉजिक डायग्राम सिंपल, दो ये वैल्यू और इसके बीच में एंड लगाए तो हो गया ए सी। ओके, अब देखिए और क्या क्या है, तो एक है हम लोग का सी और डी डैश, ठीक है। तो सी है, ये तो डी है भाई, तो डी डैश कैसे होगा, तो देखिए सिंपल, जो भी वैल्यू दिया रहता है उसका अगर डैश करना है ना, मतलब उसके ऊपर बार लगाना है, तो उसके ऊपर आप ये कर दीजिए, नॉट वाला ऑपरेशन लगा दीजिए, इसको कहते हैं नॉट ऑपरेशन, ठीक है। ऐसे रहता है ट्राइंगल, बीच में आगे सर्कल रहता है, तो अब ये क्या हो जाएगा, डी डैश, इस तरह से। अगर ये डी है तो अगर इसमें नॉट लगा दिया तो ये हो गया डी डैश, सेम यहीं पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को डी डैश की जरूरत है, डी की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने क्या किया, आगे बढ़ा के इसमें एक डी डैश लगा दिया, मतलब नॉट लगा दिया हूँ। और यहाँ पे क्या हो गया, ये जब ये डी यहाँ था तो यहाँ पे आके ये हो गया डी डैश, ठीक है, ये नॉट लगाने के बाद। तो अब देखिए हम लोग को क्या चाहिए, सी और डी डैश, मतलब सी और डी के बीच में एंड लगाना है। तो मैंने देखिए सी को यहाँ से उठाया, डी का नॉट जो है नॉट उठाया, दोनों को साथ में किया और दोनों का एंड लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, सी डी डैश, समझे कितना सिंपल है, एकदम साफ साफ। अब देखिए क्या है, बी डैश और डी डैश है, तो मैंने देखिए दोनों का हमको डैश चाहिए, तो मैंने डी का तो कर ही दिया था पहले, मैंने बी को भी लिया और बी का भी डैश नॉट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बी डैश। अब इन दोनों के बीच में एंड लगाए, तो चलिए कर देते हैं। तो डी को मैंने यहाँ से उठाया, बी को यहाँ से लेके क्या, दोनों के बीच में एंड लगाया, हो गया बी डैश डी डैश, ठीक है। अब देखिए इन सब, ये सब जो है मतलब मैंने सबको बना दिया, देखिए ए सी ले आया, सी डी ले आया, सी डैश डी डैश ले आया, बी डैश डी डैश ले आया, ये सब के बीच में क्या लगाए, प्लस लगाए। तो प्लस मतलब मैंने बताया था, प्लस मतलब क्या, और गेट है ना, और, तो बस और का पता है, तो इन सब के बीच में प्लस कर दिए, तो इसलिए मैंने इन लोगों को लाया और यहाँ पे एक और लगा दिया। तो अब क्या हो गया, ये हम लोग का ये फंक्शन बन गया, यही वाला। आप यहाँ पे ये एफ लिखिए या फिर ये पूरा वैल्यू लिख दीजिए, बी डैश डी डैश सी डैश, ये सब, समझे। तो ये हम लोगों ने पूरा फंक्शन बना दिया, लॉजिक डायग्राम बना दिया एकदम सिंपल वे में। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये एसओपी के लिए था सिर्फ ये, वैसे ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, एकदम अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही रहता है के मैप का यूज़ करके, तो आप आराम से सीख गए हो। देखिए एसओपी बना दिए ना, सम ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान रखना था सिर्फ इस चीज़ का, वैल्यू दिए पुट कर दिए। अब होता है बोला पीओएस निकालने के लिए, तो वो देख लेते हैं। तो देखिए पीओएस का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट दिया हुआ है उसके बीच में सम, तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब कि यहाँ पे सम दिया रहेगा, उसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, समझ रहे ना, सिंपल। तो देखिए इसी को हाँ पीओएस को ही बोलते हैं मैक्स टर्म, और ये जो एसओपी था इसी को बोलते हैं मिन टर्म भी। तो अगर आपको कभी बोलेगा कि मिन टर्म और मैक्स टर्म फाइंड करने के लिए, तो आप ऐसे करके फाइंड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए पीओएस बनाने वाला सेम वैल्यू, सेम सब कुछ रहेगा, हम लोग को उसी गिवन वैल्यू में पीओएस भी करना था, तो यही सेम चीज़ है, यही सेम मैप बनाया, मतलब ये बनाया मैं के मैप बनाया, सब कुछ देखिए सेम है, बस यहाँ पे क्या करना है, नंबरिंग भी देखिए सेम दे दिया हूँ, 0 1 2 3 सब। तो यहाँ पे देखिए पीओएस में क्या होता है ना, जो 1 होता है मतलब सिंपल ए जो रहता है ना, उसको 0 से करते हैं, मतलब जो 0 वैल्यू रहेगा उसको आप सिंपली ए लिखिए, कोई बात नहीं। जैसे हम लोग में उसमें था ना, अगर 0 था तो ए बार लगता था, यहाँ पे अपोजिट है, ठीक है, 0 है मतलब सिंपल ए, और अगर 1 है तो ए बार, ठीक है। तो एसओपी और पीओएस में यही डिफरेंस है मेजर, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब बस सिंपली जहाँ पे हम लोग को वैल्यू जो दिया हुआ था वही सेम चीज़, देखिए जहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 लिखा था ना, 1 1 1 1, यहाँ पे सब जगह पे वो 0 0 लिखाएगा, तो वही कर दिए 0 0 0 0, और यहाँ पे 0 का सेट बनेगा, बाकी सब जगह 1 है। आप लिखिए मत लिखिए, एग्जाम में भी मत लिखिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बस वही सेम करेंगे, सेट बनाएंगे, तो वही सेट बनेगा 0 का ये फिर ये 4 का और फिर ये 4 का। ओके, बस वही फिर से कॉमन भी निकालना होगा। तो कॉमन, अब देखिए क्या कॉमन, जैसे लिखे थे ना नंबरिंग यहाँ पे जैसे किए थे, तो यहाँ पे जैसे ए बी है, तो यहाँ पे हम लोग का देखिए, यहाँ देखिए 0 0 था तो क्या हो गया था, ए डैश बी डैश हो गया था, क्योंकि हम लोग 0 को ए डैश बोलते थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 का, यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल जो नंबर है मतलब 0 रहता है तो उसको नॉर्मल से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, समझे, ए डैश बी डैश नहीं, यही डिफरेंस है बस। ये ए है तो ए हो गया, और 1 है तो बी के साथ है 1, तो ये हो गया बी डैश, समझे, ए डैश बी डैश, और ये क्या है 1 0, तो 1 के साथ क्या हो जाएगा ए डैश और बी, समझे। फिर इसी तरह से सी डैश के लिए तो सी डी डैश सी डैश डी डैश और सी डैश डी, ठीक है। तो ये नंबरिंग हो गया, कर दिए, मतलब हम लोग ये भी दे दिया ताकि आराम से कैलकुलेट कर पाए।
यहाँ पे बीच में आप प्लस 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 सबके आगे कर सकते हो, पर मैं नहीं लिखा, मतलब ए प्लस बी। देख प्रोडक्ट ऑफ सम निकाल रहे हैं, यानी कि सम का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ए बी नहीं है, ये ए प्लस बी है जनरली, पर उसको आप उतना कन्फ्यूज मत होइए। फिर वही कॉमन निकालने का चीज़ है, ठीक है। तो कॉमन क्या है यहाँ पे हम लोग का, बी है, ओके, इन दोनों में। तो बस वही बी हो गया। और इधर से देखें तो सी डी में क्या कॉमन है, तो इसमें यहाँ पे सी डी है इन चारों के लिए, और इसके लिए क्या है, सी डैश डी डैश है। तो इसमें कॉमन क्या है, डी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस डी, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए बी प्लस डी हुआ है, और यहाँ क्या था, बी डैश डी डैश था। तो सिंपल आप क्या समझेंगे ना, यहाँ पे बी डैश डी डैश है, तो हम लोग को पता है अपोजिट होता है 0 1 1 0। तो यहाँ पे अगर बी डैश है, मतलब बी डैश डी डैश है, तो पी ओ एस में क्या हो जाएगा, बी प्लस डी हो जाएगा। सिंपल, मतलब बी डैश का नॉर्मल बी करेंगे, डी का भी नॉर्मल कर देंगे, और इन दोनों के बीच में प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया बी प्लस डी। अगर पी ओ एस बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस डी, और बीच में मल्टीप्लाई का। तो सेम अगर सी डी का करेंगे तो क्या होगा, बस यहाँ पे अपोजिट कर देना। सी अगर नॉर्मल है तो हम लोग का उसमें क्या हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा, अब बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पे डी डैश है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल डी, है ना, क्योंकि पता है उल्टा है वो। और यहाँ पे फिर वही मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए ए और सी है तो नॉर्मल है दोनों, तो क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस सी डैश, है ना, ये हुआ। अब देखिए पी ओ एस भी वही चीज़ है, तो हम लोग कॉमन निकाले तो बी प्लस डी हो गया। अभी देखिए सेकंड वाला हम लोग का ये था, तो इनमें कॉमन निकालेंगे तो पता है ये रो इधर से तो कोई कॉमन नहीं आएगा। कॉमन क्या आएगा, तो सी डैश और डी आएगा। तो देखिए सी डैश बीच में प्लस लगा देंगे और हो गया डी, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, बीच में प्रोडक्ट है, डॉट है, उसके बाद ये चारों के लिए कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या कॉमन है, तो ए बी डैश है, और यहाँ पे सॉरी ए डैश बी डैश है, और यहाँ पे ए डैश बी है, तो दोनों में क्या कॉमन है, ए डैश। और इधर से क्या कॉमन है, सी डैश डी डैश, सी डैश डी, दोनों में क्या कॉमन है, सी डैश। तो क्या हो गया, ए डैश प्लस सी डैश। अब देखिए यहाँ पे जो ये आउटपुट आया है, ये यहाँ पे जो मैंने सेम चेंज करके किया था, सेम है कि नहीं, देख रहे। तो बस अगर आप एसओपी निकालते हो तो अगर आप दिमाग भी लगाओगे ना तो आपको इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये बना दीजिएगा। उतना दिमाग नहीं, एग्जामिनर थोड़ी देख रहा है कि आप ये सब कर रहे हो, आप बस डायरेक्ट वहीं पे ऐप का वैल्यू पीओएस को निकाल सकते हो यहाँ पे, सिंपल, समझे। बस यहाँ का वैल्यू चेंज कीजिए, हो गया। तो ये एसओपी निकल गया, तो पीओएस भी निकल गया हम लोगों का। बीच में बस प्लस लग गया था और उसका जो फॉर्म था उसको चेंज कर दिया हम लोग, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई। इसका लॉजिक सर्किट भी सेम बनेगा, इसी की तरह सेम बनेगा। बस यहाँ पे जहाँ जहाँ एंड है वहाँ क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बी, देखिए बी और डी कर रहे हैं, बी प्लस डी कर रहे हैं। तो आप मैंने बताया था कि प्लस में क्या लगता है, तो प्लस में और का साइन लगता है ना। देखिए जब इन तीनों में प्लस था तो यहाँ पे प्लस का साइन किए थे तो और लगाए थे ना। तो यहाँ पे जैसे ए और सी के बीच में करेंगे तो सॉरी बी और डी का कर रहे हैं, बी प्लस डी को करेंगे, तो बी प्लस डी को करेंगे तो यहाँ पे एंड की जगह पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, है ना, सिंपल, साइन वही रहेगा, बस यहाँ पे और हो जाएगा, यहाँ पे भी और हो जाएगा, यहाँ पे भी और हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, एंड होगा, तब जाके फंक्शन बनेगा। एंड मतलब क्या, एंड मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे देखिए हम लोग इन तीनों का क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसलिए एंड बनेगा लास्ट में, ओके। तो आप ये वाला लॉजिक सर्किट खुद से बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है, और अभी बनाइएगा, ठीक है। मतलब ये इसको अभी वीडियो को नेक्स्ट पे पहुँच के ये बिल्कुल मत कीजिएगा, अभी रोकिए यहीं पे वीडियो, और ये लॉजिक सर्किट अपनी कॉपी में अभी बनाइए, ओके। अभी आप पूरा सीखे हुए फ्लो में आप अभी आराम सबसे कर सकते हो, सिंपल यही चीज़ है। बस आपको पता है एंड और डॉट का पता है कि कैसे होता है, डॉट मतलब एंड और प्लस मतलब और। तो आप अभी हम लोग प्लस का काम करने वाले, जैसे बी और डी में प्लस का काम करेंगे तो एंड लग जाएगा, मतलब और लग जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये आप ज़रूर बना लीजिएगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का बी। तो देखिए ये बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ कैच मेमोरी, एक्सप्लेन द डायरेक्ट मैपिंग कैच ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएटिव मैपिंग कैच ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि कैच मेमोरी क्या होता है, उसका नीड क्यों होता है, और हम लोग से पूछ रहा है वो डायरेक्ट मैपिंग कैच ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और एसोसिएटिव क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको भी। तो देखिए कैच मेमोरी सर्व्स एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी. Its primary purpose is to store frequently accessed data and instruction, allowing the CPU to access them quickly without having to repeatedly access slower main memory. तो देखिए कैच मेमोरी का सबसे सिंपल समझिए ना आप ऐसा कि कैच मेमोरी जो होता है ना, ये हम लोगों का मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में काम करता है, ठीक है। मेन मेमोरी क्या हुआ, मेन मेमोरी जिसमें आपका सभी डेटा है, ठीक है, मतलब जितना भी आपके सीपीयू में स्टोरेज में है जितने डेटा है सभी हैं उसमें, ठीक है। तो ये कैच मेमोरी का फिर क्यों नीड, और कैच मेमोरी के अंदर भी मेमोरी रहता है। तो देखिए कैच मेमोरी में क्या होता है ना, कैच मेमोरी छोटा होता है साइज़ में, और ये वही चीज़ वही वाला डेटा को स्टोर करता है ना जो बार बार यूज़ हो रहा है, फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, मतलब कि सीपीयू के द्वारा बार बार एक डेटा कोई मान लीजिए कोई टास्क कर रहा है सीपीयू, तो उसमें उसको किसी तरह का डेटा का ज़रूरत पड़ रहा है, तो वो फ्रिक्वेंटली जो डेटा को उठा के ले यूज़ कर रहा है ना मेन मेमोरी में से। तो कैच मेमोरी के अंदर ना, कैच मेमोरी क्या करता है, वही वाला जो बार बार यूज़ हो रहा है ना उसको डेटा को अपने पास रखता है, जिससे क्या होता है कि सीपीयू
सीपीयू को पूरा मेन मेमोरी के पास नहीं जाना पड़ता है, मेन मेमोरी के पास तो पूरा डेटा है, तो उसमें फाइंड करने में वक्त लग जाता है मेन मेमोरी से। वही क्या करता है, कैच मेमोरी में रहता है, तो कैच मेमोरी में कम डेटा रहता है और जो बार बार यूज़ हो रहा है वही डेटा रहता है। तो इससे क्या होता है कि सीपीयू काम एकदम जल्दी जल्दी स्पीड कर पाता है, समझे। तो वही लिखा है अलाउइंग सीपीयू टू एक्सेस क्विकली विदाउट हैविंग रिपीटेडली एक्सेस स्लोअर मेन मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी से जाके बार बार डेटा नहीं उठाना पड़ता है, ठीक है। कैच मेमोरी इनहेंस सिस्टम परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम विच इज़ क्रिटिकल फॉर इंप्रूविंग द ओवरऑल स्पीड ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम, समझे। वही तो अगर कैच मेमोरी से हम लोग जल्दी जल्दी डेटा ले पाता है सीपीयू, तो इससे तो हम लोग का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा ही। तो वही लिखा है, और क्या मेमोरी का एक्सेस टाइम भी जल्दी कर देता है। मेन मेमोरी से जाके ढूंढ के लाने से अच्छा है फटफट कैच मेमोरी से ही डेटा ले लो, समझे। तो ये था कैच मेमोरी का। अब आप समझ गए हो बिल्कुल, आप अपने हिसाब से आप कैसे भी लिख सकते हो, समझे। आपको मतलब पता चल गया कैच मेमोरी का क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का कैच मेमोरी। अब देखिए डायरेक्ट मैपिंग कैच ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है, तो ये भी देख लेते हैं। तो देखिए डायरेक्ट मैपिंग एलोकेट्स ईच मेन मेमोरी ब्लॉक टू अ स्पेसिफिक कैच लाइन बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड मैपिंग फंक्शन, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट मैपिंग कैच ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक तरह से है कि मतलब आपका जो डेटा है ना, कौन सा मेमोरी किस ब्लॉक में कहाँ पे रहेगा, ये पहले से ही डिसाइडेड रहता है, प्री डिसाइडेड रहता है। वही चीज़ वो हम लोग का डायरेक्ट मैपिंग कैच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग का जो भी डेटा है कौन सा मेमोरी किस प्लेस पे रहेगा वो डायरेक्ट पहले से ही फिक्स रहता है, समझे, कि वो चीज़ वहीं जाएगा, उसी को कहते हैं डायरेक्ट मैपिंग। तो वही लिखा है ईच मेन मेमोरी ब्लॉक्स टू अ स्पेसिफिक कैच लाइन, ठीक है, यानी कि वो जो डायरेक्ट मैपिंग करता है कि सभी जितना भी मेमोरी है ना, मेमोरी का ब्लॉक है, वो स्पेसिफिक कैच के लाइन में जाएगा, यानी कि कैच के भी अंदर बहुत सारे लाइन होते हैं, तो कौन सा मेमोरी किस लाइन में जाएगा ये पहले से डिफाइंड होता है, ठीक है। देखिए उसके अंदर क्या क्या होता है, हेयर डिटेल एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या होता है, मेमोरी एड्रेस मैपिंग, ठीक है। तो द मेमोरी एड्रेस इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, टैग बिट्स, इंडेक्स बिट्स एंड ब्लॉक ऑफसेट बिट्स। द इंडेक्स बिट्स डिटरमाइन द कैच लाइन वेयर द मेमोरी ब्लॉक विल बी स्टोर्ड। तो इसमें क्या होता है ना, हम लोगों का मेमोरी जो होता है उसका मैपिंग किया जाता है मेमोरी एड्रेस का। तो उसमें कैसे होता है कि हम लोग का जो मेमोरी एड्रेस है, मतलब आपको जिसको मैप करना चाहते हो, वो 3 भाग में नहीं होता है, ठीक है। उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है टैग बिट्स, उसके बाद होता है इंडेक्स बिट्स और फिर होता है ब्लॉक ऑफसेट बिट्स। ये 3 पार्ट हुआ उसी मेमोरी का। और ये इंडेक्स बिट जो होता है यही डिटरमाइन करता है कि किस कैच लाइन में जाएगा ये वाला ब्लॉक, समझे। अब देखिए हम लोग इसको यहाँ से देखते हैं, आप इससे समझिएगा। यहाँ पे देखिए ये हम लोग का डायरेक्ट मेमोरी, ये कैच है, समझे। तो कैच के अंदर हम लोगों का लाइन बना हुआ है, मतलब कि कैच का फर्स्ट लाइन है L0, L1, L2, L3, L4, इस तरह से हम लोगों का कैच का लाइन है, समझे, कि भाई कैच इतने भाग में डिवाइडेड है। और ये है हम लोगों का मेन मेमोरी। अब मान लीजिए मेन मेमोरी के अंदर भी हम लोगों का ये ब्लॉक 1 देख रहे, ब्लॉक 1, ब्लॉक 0, इस तरह से ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए ब्लॉक 0, ब्लॉक 1 से लेके हम लोगों का ब्लॉक 31 तक दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। और इस ब्लॉक 1 में ये मेमोरी है हम लोगों का, ठीक है। और इसके अंदर ये सब वर्ड है, वर्ड समझ लीजिए, वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, इस तरह से वर्ड दिया हुआ है। ब्लॉक 2 में ये सब है, ब्लॉक 2 में इस तरह से हम लोगों का डिसाइडेड है। तो आप देखिए कैच मेमोरी क्या करेगा ना, कैच मेमोरी फिक्स कर लेता है कि भाई तू जो एड्रेस है ना, मतलब तुम जो मेरे को आएगा वो किस लाइन में जाएगा कैच के, वो चीज़ बताता है, समझे। तो वही होता है कि हम लोग को मेमोरी का डायरेक्ट एड्रेस हो जाता है। और ये 3 भाग में डिवाइड रहता है, मेमोरी, टैग बिट्स, इंडेक्स बिट्स और ब्लॉक, समझे। और इंडेक्स बिट बताता है कि किस लाइन में जाएगा। यहाँ पे देखिए L0, L1, L2 और L3 है ना, तो ये मान लीजिए ब्लॉक हमको ब्लॉक 5 को करना है, ठीक है। ब्लॉक 5 वाले एड्रेस को डालना है, तो वो लाइन 1 में ही जाएगा, ये फिक्स है। ये नहीं है कि वो लाइन 0 में चला जाएगा या लाइन 2 में चल जाएगा, वो लाइन 0 ही में जाना है, समझे। मतलब सॉरी, लाइन 1 में ही जाना है ब्लॉक 5 को करेंगे तो। और लाइन 0 में कौन सा जाएगा, तो ब्लॉक 0, ब्लॉक 4, ब्लॉक 8, इस तरह से, मतलब 4 का डिवाइडेड जाएगा उसमें, तो इस तरह से। तो अब देखिए 0, 4, 8, 16 ये सब जाएगा हम लोग का ब्लॉक L0 में, लाइन 0 में कैच के। उसके अलावा जो भी रहेगा, तो अगर 0 इसमें गया तो 1 इसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा, 3 इसमें जाएगा, फिर वापस से 4 L0 में जाएगा, फिर 5, 6, इस तरह से हम लोगों का मैपिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए कैच स्ट्रक्चर कैसे होता है कैच का, वो भी देख लेते हैं। द कैच इज डिवाइडेड इंटू सेट्स, ठीक है, विथ ईच सेट्स कंप्राइजिंग मल्टीपल कैच लाइन्स। तो कैच भी हम लोग का डिवाइड होता है सेट्स में, और उन सभी सेट्स में हम लोग के लाइन होते हैं, मल्टीपल लाइन्स होते हैं कैच के। ईच कैच लाइन कैन स्टोर डेटा फ्रॉम 1 स्पेसिफिक मेमोरी ब्लॉक, समझे। तो कैच स्ट्रक्चर भी मैंने बताया कि ये भी हम लोगों का लाइन में डिवाइड रहता है, और इस हर लाइन में एक ब्लॉक ऑफ कोड रहता है, समझे। यहाँ पे जैसे कि ब्लॉक 0, 4, 8 है ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सब डेटा हम लोगों का एक साथ है, यानी कि ब्लॉक 0 भी है, ब्लॉक 4 भी है मेमोरी, और ब्लॉक 8 भी है, ऐसे नहीं। एक वक्त पे लाइन 0 पे कोई एक रह सकता है इन सब में से।
पर वही 0, 4, 8, 12, 16 उसी में से कोई एक डेटा रहेगा। ये नहीं कि ब्लॉक 1 L0 में रह सकता है, नहीं, वो फिक्स है कि भाई 0, 4, 8 ऐसे ही ये रहेगा हम लोग का L0 में, लेकिन कोई एक ही रहेगा एक वक्त पे। तो 0 रहे, 4 रहे, क्या रहे, वो बात का है, मेमोरी के हिसाब से है। लेकिन कौन सा रहेगा वो फिक्स है कि भाई ब्लॉक अगर 1 को करना है तो मेरे को वो L1 में ही जाएगा, वो फिक्स है। समझे? तो कैच का भी स्ट्रक्चर होता है। उसका देखिए मैपिंग प्रोसेस। तो द मेमोरी ब्लॉक इज मैप टू अ स्पेसिफिक कैच line within a set based on the index bits. Only one catch line within the set is selected to store the memory block. वही मैपिंग प्रोसेस क्या होता है, जो मेमोरी ब्लॉक है हम लोगों का, ये जो पूरा मेन मेमोरी में से जो भी ब्लॉक को हम लोग को डालना है, ब्लॉक मतलब कुछ उसके अंदर जो भी मेमोरी रहेगा वो, तो वो क्या रहता है कि स्पेसिफिक मैप विद द स्पेसिफिक कैच लाइन। समझे? उसका फिक्स कैच लाइन होता है कि भाई कौन सा कैच मतलब लाइन में जाएगा, इस कैच में 0 में जाएगा, 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, बेस्ड ऑन दी इंडेक्स बिट्स। और इंडेक्स बिट्स ही हम लोग का डिसाइड करता है, ये जो हम लोग बताए थे ना कि टैग बिट्स, इंडेक्स बिट्स और ब्लॉक मेमोरी का जो होता है, तो इंडेक्स बिट ही बताता है कि भाई कौन से कैच लाइन में तुम जाओगे मेमोरी। समझे? ओनली वन कैच लाइन विद इन द सेट इज सेलेक्टेड टू स्टोर द मेमोरी ब्लॉक। और कैच लाइन में कोई एक ही सेट, मैंने बताया ना कि ब्लॉक 1 जाए या ब्लॉक 5 जाए या ब्लॉक ऐसे जाए, तो ये नहीं है कि एक साथ बहुत सारे लाइन जा सकता है, अब सिर्फ एक ही ब्लॉक जा सकता है एक लाइन पे एक वक्त पे। ठीक है? तो ये हो गया मैपिंग प्रोसेस। और देखिए एक्सेस ऑपरेशन। When accessing data, the cache controller checks if the required memory block is present in the cache. If found, यानी कि अगर मिल जाता है तो कैच हिट कहलाता है वो। The data is fetched from the cache. If not, तो उसको कैच मिस कहते हैं। The data is fetched from the main memory and stored in the cache, possibly replacing the existing data. तो देखिए इसमें एक्सेस कैसे होता है, जब हम लोग को कोई डेटा एक्सेस करना होता है तो कैच कंट्रोलर चेक करता है कि जो हम लोग को मेमोरी चाहिए, रिक्वायर्ड मेमोरी है, वो हम लोगों के इस कैच में प्रेजेंट है कि नहीं। मतलब मान लीजिए हमको अभी चाहिए ब्लॉक 2 चाहिए, तो हम लोग का जो ये है कैच कंट्रोलर वो चेक करेगा कि भाई मेरे को जो चाहिए डेटा वो है क्या इस कैच में अभी अवेलेबल, तो वो चेक करेगा। अगर चेक करेगा तो भाई हाँ लाइन 2 पे ना मेरा ब्लॉक 2 अभी अवेलेबल है, तो हाँ भाई मेरे को मिल गया, तो मिल गया तो हम लोग को वो कैच हिट कहलाएगा और फिर डेटा वहाँ से फेच हो जाएगा। तो यहाँ से ब्लॉक 2 के अंदर जो भी डेटा है, ब्लॉक 2 के अंदर जो भी डेटा रहेगा, यानी कि देखिए ब्लॉक 2 यहाँ पे ये है ना, इसको यहाँ देखिए ब्लॉक 2 मतलब ब्लॉक 2 के अंदर देखिए कौन कौन सा डेटा है, W8, W9, W10, W11, ये वर्ड समझिए, तो ये एक एक डेटा समझ लीजिए डेटा है, तो वो डेटा हम लोग का फेच हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ब्लॉक 7 ढूंढना चाह रहे हैं और इस कैच में अभी ब्लॉक 7 है ही नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, कैच मिस हो जाएगा और फिर वो क्या होगा, डेटा फेच होगा मेन मेमोरी से, फिर मेन मेमोरी ढूंढेंगे कि ब्लॉक 7 कहाँ पे है, और फिर ब्लॉक 7 जहाँ रहेगा उसको उठा के उसके वाले लाइन पे दे देंगे। समझे? और इस तरह से हम लोगों का पूरा काम करता है ये डायरेक्ट मैपिंग। समझे? कैच ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मैप फिक्स रहता है। तो ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट मैपिंग। अब चलिए हम लोग से पूछ रहा था कि एसोसिएटिव मैपिंग क्या होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए एसोसिएटिव मैपिंग अलाउज ईच मेन मेमोरी ब्लॉक्स टू बी स्टोर्ड इन अ कैच लाइन प्रोवाइडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी कंपेयर टू डायरेक्ट मैपिंग। तो देखिए एसोसिएटिव, डायरेक्ट में था कि भाई जो कैच का लाइन फिक्स है उसी में जाएगा वो ब्लॉक, लेकिन एसोसिएटिव में होता है कि भाई वो फिक्स नहीं है, तुम कोई भी कहीं पे भी जा सकते हैं। जैसे हम लोग का उसमें क्या था कि L0 पे, लाइन 0 पे ब्लॉक 0, ब्लॉक 4, ब्लॉक 8 यही जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, किसी पे भी दे दो। अगर लाइन खाली है, लाइन 3 L3 खाली है हम लोग को कैच में, तो ब्लॉक 0 को उस पर भेज दो, वो टेंशन नहीं है। तो एसोसिएटिव में यही डिफरेंस है। अलाउ ईच मेन मेमोरी का जो ब्लॉक है वो स्टोर्ड इन एनी कैच लाइन, किसी भी कैच लाइन में हो सकता है। समझे? अभी देखिए इसका कैसे होता है मेमोरी एड्रेस मैपिंग। तो अनलाइक डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग डज नॉट यूज इंडेक्स बिट्स, द मेमोरी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू टैग बिट्स एंड ब्लॉक ऑफसेट बिट्स। तो देखिए उसमें क्या होता था कि हम लोग का इंडेक्स बिट रहता था, टैग बिट्स रहता था और ब्लॉक ऑफसेट रहता था, लेकिन इसमें इंडेक्स बिट्स का यूज़ नहीं करता है। इंडेक्स बिट्स बताता था ना कि भाई कौन से लाइन में है तुम, वो फिक्स रहता था कि भाई तू ये ब्लॉक है, तू इस लाइन में है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि पता ही है इसमें कहीं भी डाल सकते हैं, तो इसमें इंडेक्स बिट्स का यूज़ नहीं होता है, बस इसमें हम लोग का टैग बिट्स होता है और ब्लॉक ऑफसेट होता है। समझे? इसका देखिए कैच स्ट्रक्चर भी वैसी होता है। द कैच इज फुल्ली एसोसिएटिव मीनिंग ईच मेमोरी ब्लॉक कैन बी स्टोर्ड एनी कैच लाइन। समझे? तो यहाँ पे देखिए हम लोग का कोई भी जो कैच का लाइन है वो कोई भी स्टोर कर सकता है, इसमें ब्लॉक 0 भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी, किसी में भी हो सकता है, ब्लॉक 1 भी इसमें किसी में भी। समझे? तो इसको कहते हैं हम लोग कैच स्ट्रक्चर। उसका देखिए मैपिंग प्रोसेस कैसे होता है। When accessing data, the cache controller compares the tag bits of the memory address with the tag bits stored in the all cache line simultaneously। तो देखिए मैपिंग प्रोसेस में क्या होता है, अब हम लोग को डेटा ढूंढना है,
तो एक आप ड्रॉबैक कह सकते हो इसका एसोसिएटिव का। तो ये कैच वाला में तो फिक्स था ना डायरेक्ट वाले में कि मेरे को ये ढूंढना है तो मैं डायरेक्ट इंडेक्स से फाइंड कर लूँगा कि भाई ये वाला डेटा इस लाइन पे है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें तो हम लोग कहीं पे भी डाल सकते हैं डेटा को, तो इसमें हम लोगों को एक एक करके ढूंढना पड़ता है सभी कैच लाइन में जाके कि भाई ये डेटा कहाँ है कहाँ है कहाँ है, इस तरह से, समझे। तो यही द कैच कंट्रोल कंपेयर द टैग बिट्स, यानी उसका जो बिट्स रहता है उसको पूरे मेमोरी में हम लोग पूरे जो कैच लाइन में है उसको हम लोग साइमल्टेनियसली उसको ढूंढते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे है। इफ़ मैच इज़ फाउंड द कॉरस्पॉन्डिंग कैच लाइन इज सेलेक्टेड एंड द डेटा इज फेच। अगर हम लोगों को मिल जाता है इस पूरे कैच मेमोरी में तो हम लोग बस अपने डेटा को ले लेते हैं, जो काम करना होता है कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए एक्सेस ऑपरेशन कैसे होता है इसका, सिमिलर टू डायरेक्ट मैपिंग। इफ़ द रिक्वायर्ड डेटा इज प्रेजेंट इन द कैच, उसको कैच हिट कहेंगे तो वो फेच हो जाता है, अदरवाइज कैच मिस तो डेटा इज फेच फ्रॉम मेन मेमोरी एंड स्टोर्ड द कैच मेमोरी। तो वही अगर नहीं मिलता है तो फिर वही मेन मेमोरी में जाके वो वाला ब्लॉक को ढूंढते हैं और उसको फिर आके अपना यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ से फेच कर लेते हैं डेटा को। तो इस तरह से हम लोगों का काम करता है एसोसिएटिव, और यहाँ ऐसे करता है हम लोग का डायरेक्ट मैपिंग। आप समझ गए एकदम अच्छे से, आराम से लिख सकते हैं, सब कुछ बता दिया हूँ मैं, ठीक है। तो ये था हम लोगों का 2 का बी नंबर। यहाँ पे मैंने आप लोगों से 2 का ए और 2 का बी बता दिया है। तो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये वाला PDF चाहिए ना तो आपको पता है क्या करना है, मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं यही PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वहाँ पे, ओके। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे मैं प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCS से रिलेटेड, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।